राकेश जी ने 21 कच्ची कॉलोनियों को पास कराया। वो चाहते तो कहीं भी डीएलएफ साइड में अपना ऑफिस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उस कच्ची कॉलोनी से जुड़ाव रखा और जो लोगों ने फेस किया उन्होंने भी फेस किया और उन्होंने ठाना कि मैं इन कच्ची कॉलोनियों को पास जरूर कराऊंगा। 2016 के महाजाम से लेकर अब तक बादशाहपुर ड्रेन हो, फ्लाईओवर्स हो, अंडरपास हो, 700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रही, वाटर लॉगिंग हो रही है? मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि और पार्टियां जातिवाद को मानती होंगी, लेकिन राकेश जी जातिवाद को नहीं मानते थे। उनके लिए सब जाति एक परिवार था। प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनेता अपने अपने विधानसभा में कैसे जीत को सुनिश्चित किया जाए इसकी तैयारियों में जुटे हैं। मैं इस वक्त गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। कुमुदनी राकेश दौलताबाद मेरे साथ हैं, जिन्होंने कि राकेश दौलताबाद के निधन के बाद खुद का महान संभाली। हालांकि महापंचायत के बाद निर्णय लिया गया कि राकेश दौलताबाद के परिवार से ही कोई सेवक जनता के बीच में जाएगा, चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। मैम, स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगी कि राकेश के जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, कैसी इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं और चुनावी बयार चल रही है और चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारी है कुमुदनी राकेश दौलताबाद की? मैं बताना चाहूँगी कि जो चुनाव की तैयारी हमारी अच्छी से चल रही है और इसमें हमने जैसे कि 5 रैलियाँ निकाली हैं। तो पहली है जैसे खाटू श्याम यात्रा, जिसमें हमने 25,000 महिलाओं को दर्शन कराए। उसके बाद हम दूसरी लेके गए, जिसमें फिर हमने 25,000 महिलाओं को दर्शन कराए। फिर हमने एक रैली निकाली फरूखनगर में, जिसमें कम से कम 15,000 लोग शामिल हुए। फिर बादशाहपुर में की, फिर बादशाहपुर में भी कम से कम 10,000 लोग शामिल हुए। और अभी हमने नामांकन भराए थे, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कम से कम 10,000 लोग शामिल हुए थे। तो जो लोगों का रुझान है वो राकेश जी की कार्यनीति पर है, भरोसा है उन्हें, और मुझ पे भी भरोसा है कि ये कार्यनीति आगे चलती रहेगी। और जो राकेश जी ने कार्य कराए थे, जिस हिसाब से वो लोगों के कि ये कार्य कराने ही है, जो एक जुनून जिसे बोलेंगे वो उनमें था, तो इसी चीज़ को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। बादशाहपुर को लेकर अगर मैं बात करूं, बादशाहपुर विधानसभा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है। क्या कुछ चुनावी विजन है आपके पास? क्या कुछ आपके खुद के मुद्दे हैं? क्या कुछ आपका घोषणा पत्र है जो कि इस 2024 में महत्वपूर्ण रहने वाला है? जैसे कि बादशाहपुर विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है। इसमें कम से कम 5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और इसको जैसे कि बांटे तो 4 हिस्सों में बांट सकते हैं हम। तो जैसे कि पहला हुआ ग्रामीण, दूसरा हुआ कच्ची कॉलोनियाँ, तीसरा हो गया सेक्टर, चौथा हो गया हाईरान। तो जैसे कि कच्ची कॉलोनियाँ हो गई, कच्ची कॉलोनियों में इशू आते हैं जैसे सड़कें, खेतों से जुड़े रास्ते, चौपाल और इस तरह के इशू आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी जैसे कि राकेश जी ने ना गांव वाइज कार्य कराए हैं। जैसे कि आप लगा लो सकतपुर में ये कार्य कराए, तो गैरतपुर में लगा लो ये कार्य कराए। तो हमने सभी गांव में कार्य कराए और जिससे गांव हमारा, मतलब गांव को पूरा हमारा हम पे भरोसा है। फिर दूसरा लेंगे कच्ची कॉलोनियाँ। राकेश जी ने 21 कच्ची कॉलोनियों को पास कराया, जिसमें एक आता है कि हमारा न्यू पार्लियामेंट, जिसमें हमारा आज भी ऑफिस है। तो राकेश जी जनता के साथ इतने जुड़ाव में थे कि जो कच्ची कॉलोनी में रहकर जो उन्हें समस्याएं आ रही हैं, सड़कों की, गड्ढों की, सीवर की, और जो तोड़ने के लिए आ जाते थे, वो सब उन्होंने फेस किया। मैं बताना चाहूँगी कि जो राकेश जी ने 7 साल 2000 से 7 तक जो अपने बिजनेस को बढ़ाया, तो वो चाहते तो कहीं भी डीएलएफ साइड में अपना ऑफिस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उस कच्ची कॉलोनी से जुड़ाव रखा और जो लोगों ने फेस किया उन्होंने भी फेस किया और उन्होंने ठाना कि मैं इन कच्ची कॉलोनियों को पास जरूर कराऊंगा, जिसमें से उन्होंने 21 कॉलोनियाँ पास भी कराई है। और फिर आती है सेक्टर की बात। तो सेक्टर में भी इशू होते हैं कि खड्डे, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, ये सब मुद्दे होते हैं। तो
जैसे कि मैं बताऊंगी कि जो गुड़गांव कस्बा था ये बहुत छोटा था पहले, अभी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे फरीदाबाद की पहाड़ियों से लेके लगा लो नजफगढ़ ड्रेन तक ढलान था, उस ढलान के अंदर थे कम से कम 1200 तालाब, जो अब कच्ची ये सेक्टर कटने प्लॉटेड कट गए हैं, घर बन गए, बिल्डिंग बन गई, सड़कें बन गई, जिससे हमारे वो 1200 तालाब खत्म ही हो गए एक किस्म से। तो फिर इस पे राकेश जी ने एक रेन हार्वेस्टिंग पिट के लिए निगम से पूछा था, जिसमें सिर्फ हमारी पिट जो निकली वो 404 और एरिया वाइज होनी चाहिए कम से कम 2 से 3 हजार तक, और 404 उसके मुकाबले बहुत कम है। फिर इनको निगम से हमने वो किया तो उसमें कम से कम 90% तो काम ही नहीं कर रही, ब्लॉकेज है। तो ये सब मुद्दे थे जो राकेश जी ने उठाए, और जो हमारा रेन वाटर है, स्टोरेज टैंक होना चाहिए कम से कम 20 क्रिकेट स्टेडियम जो होते हैं इतना बड़ा होना चाहिए, जिसको हम फिर बाद में रीयूज कर सकें, लेकिन अभी नहीं हो रहा। अभी जो हमारा बारिश का पानी है नालों में जा रहा है। नजफगढ़ ड्रेन को लेकर भी आवाज उठाई थी। नजफगढ़ ड्रेन के साथ जो दर्जनों एकड़ जो जमीनें हैं वो अभी भी पानी में डूबी हुई हैं, इसको लेकर प्लान किया गया, प्रदेश सरकार के पास प्रपोजल लेके गए, लेकिन अभी काम नहीं हो पाया। क्यों काम नहीं हो पाया, क्या लगता है? नहीं, जो राकेश जी थे एक ऐसे पहले विधायक थे जिन्होंने ये 5600 एकड़ का जो मुद्दा था वो उठाया और उसको सॉल्व किया, जिससे अभी आगे हमारा प्रोजेक्ट पूरा है। कभी इसको वेटलैंड बनाने की बात की जाते हैं, कभी कहते हैं इसको झील बनाएंगे, बनेगा क्या? किसानों की जमीनों को उनको कब लौटाया जाएगा? क्या कुछ प्लान है आपके पास इसको लेकर? राकेश जी ने प्लान किया हुआ है, जिसमें हमारी आप वेबसाइट पर भी देखोगे और उस पर काम भी हो रहा है। तो ये जो ज़मीन है अभी बाद में जाओ रहेगी। प्लान बहुत थे राकेश के बाद, लेकिन कुदरत की एक कहर जो था वो टूटा परिवार के ऊपर भी। अब कुमुदनी राकेश दौलताबाद के बारे में बादशाहपुर विधानसभा की जनता जानना चाहती है। कुमुदनी राकेश दौलताबाद है क्या, कितनी पढ़ी लिखी हैं, कहाँ से हैं, कैसे इस राजनीति की जो बयार है, क्योंकि राजनीति बड़ी टेढ़ी खीर है, समझ में जल्दी से किसी की आती नहीं, तो कैसे इस चुनौतीपूर्ण जो वक्त चल रहा है उसको आप निभाने जा रही हैं या फिर उस पर खरी उतरने जा रही हैं? मैं बताना चाहूँगी कि मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में एक 10 घरा गांव है जो ये अपना नारायणा पूसा इंस्टीट्यूट है उसी के पास में है, और मेरा जन्म वहीं पे हुआ था। और 2000 में मेरी राकेश जी से शादी हुई थी, और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी ड्यू से, और शादी के बाद मैंने डबल MA की है, उसमें एक पॉलिटिकल साइंस से है और एक हिंदी से है। तो लोगों से जो जुड़ाव है और लोगों का मुझ पर जो जुड़ाव है वो मेरी एजुकेशन देख के भी और राकेश जी की कार्यनीति को भी देखते हुए कि मैं उसको आगे बढ़ा पाऊंगी और मैं चला पाऊंगी। अच्छा, अगर बादशाहपुर विधानसभा की जनता आप पर यकीन करे तो 10 ऐसे कारण बताइए कि आपको वोट करें तो क्यों करें। कुमुदनी राकेश दौलताबाद कैसे जनता की उम्मीदों पर खरी उतर सकती है? क्या ऐसे आपके पास 10 कारण हैं कि जनता आपको वोट करे? 10 कारण मैं गिनवाना चाहूँ तो कि जैसे कि ग्रामीण की ले लें तो ग्रामीण में जो काम कराए वो ऑलमोस्ट सभी गांव में करवाए। दूसरा लेंगे कॉलोनियाँ, राकेश जी एक ऐसे पहले विधायक थे जिन्होंने कच्ची कॉलोनियों को पास कराया। तीसरा ले लेंगे कि लड़कियों के सेफ्टी के लिए उन्होंने बसें चलाई। गांव से कोई व्हीकल नहीं था तो उन्होंने बसें चलाई, जिसमें 5000 लड़कियों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपनी एजुकेशन लेके आज अपना सफल जीवन जी रही हैं। फिर एक ले लीजिए आप एम्बुलेंस, राकेश जी ने शुरुआत करी थी एम्बुलेंस की, जिसमें आप गर्भवती महिलाएं हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होते, या जिनके घर 2 व्हीलर होते हैं, तो ये सेवाएं राकेश जी ने दी और एक करके फिर काफ़ी एम्बुलेंस हुई। और एम्बुलेंस और बसों को ही देख के जो हमारी सेवाएं हैं फिर सरकार ने ये शुरुआत करी, दोनों अभी चल रही हैं। और फिर मैं बताऊंगी कि जैसे राकेश जी ने पेंशन
कम से कम 5,000 लोगों को वो पेंशन देते हैं। और हमने तीर्थ यात्राएं कराई और एक कन्यादान जो राकेश जी ने शुरुआत से कन्यादान दिया, जिसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों को हम कन्यादान कर चुके हैं। और बहुत से ऐसे लोग थे जिनको सामान की भी जरूरत थी, बहुत ही नीचे दबके, नहीं बोलेंगे जरूरत का सामान, जैसे बहुत नीचे दबके के जो लोग हो जाते हैं, जैसे कि घर का बेड हो गया, कुछ जरूरत का सामान बोलेंगे जो उनके पेरेंट्स खरीद नहीं सकते थे, वो हमने मुहैया कराया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने कराई हैं, और ये सिर्फ करा के छोड़ नहीं दी, ये हमारी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक चल रही हैं। तो लोगों का भरोसा और जो हमने बंद नहीं की, तो ये कंटिन्यू है। बादशाहपुर में क्या कुछ महत्वपूर्ण आप समस्याएं देखती हैं, ऐसी गंभीर समस्याएं जिन्हें तुरंत उनका शॉर्ट आउट कराने की जरूरत है, उनका समाधान करने की जरूरत है? सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है पूरे गुड़गांव में वाटर लॉगिंग की है, और वाटर लॉगिंग से ही जुड़ी सारी समस्याएं हैं, जैसे हो गया ट्रैफिक और गड्ढे हो जाना, ये सब एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो जैसे पानी भरेगा तो खड्डे होंगे, खड्डे हो गए तो ट्रैफिक हो गया, तो सब एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो उसी पे राकेश जी ने काम किया था, ये सवाल उठाया था विधानसभा में। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा पहले यही रहा। फरूख नगर गई हैं आप? हाँ जी। फरूख नगर जाते हुए आपने देखा कि धनकोट के पास नहर का एक इलाका है, वहाँ पे पीक आवर्स में शाम को, क्योंकि केएमपीओ को जोड़ता है रास्ता, वो 5-5, 7-7 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। उसके पास क्या कुछ प्लान है? वहाँ की जनता बहुत परेशान है। वहाँ की जनता के अलावा जो सैकड़ों वाहन गुजरते हैं वहाँ से, वो हर रोज परेशान होते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ प्लान है आपके पास? उनके लिए भी प्लान हम कर रहे हैं, और राकेश जी ने भी सोचा हुआ था, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी ये दिक्कत है, क्योंकि सारा रास्ता उधर जुड़ता है। और मेरा भी जब मैं फरूख नगर जाती हूँ या उस आसपास के गांव में जाती हूँ, तो मेरा भी काफ़ी आना जाना रहता है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हम बसई से जाते हैं धनकोट की तरफ, तो शुरुआती में जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे को हम क्रॉस करते हैं, पुलिस चौकी आती है, उसके आसपास ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे जुड़े तमाम जो रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। तो क्या पिछले 5 साल में सड़कों पर काम नहीं किया गया राकेश जी की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से? मैं बताना चाहूँगी कि जब से मतलब राकेश जी इलेक्शन जीते, तो 2 साल तो कोरोना में ही चले गए। जो उनका कार्यकाल था सिर्फ 2.5 साल का था, उस पर उन्होंने ये काम मुद्दे उठाए जो मैंने आपको पहले भी बताए थे कि, तो ये मुद्दे उठाए और 2.5 साल में जितने भी काम कराए, वाटर लॉगिंग पे भी कराए, कारपेज पे भी कराए, मतलब बहुत सारे काम किए उन्होंने, जो भी भगवान के उससे वो अभी यहाँ है नहीं, तो अधूरे रह गए हैं, तो उन्हीं को पूरा करने के। वाटर लॉगिंग की बात करी कुमुदनी जी आपने, 2016 के महाजाम से लेकर अब तक बादशाहपुर ड्रेन हो, फ्लाईओवर्स हो, अंडरपास हो, 700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी रही, वाटर लॉगिंग हो रही है? आम जनता को इसमें शामिल करना चाहिए, प्रबुद्ध लोगों को शामिल करना चाहिए, उसके बाद इस तरह की प्लान किए जाने चाहिए। बादशाहपुर ड्रेन का काम जरूर पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी 5-7 किलोमीटर का जो काम है अभी भी बकाया है। किसानों की जमीनें अभी भी लबालब हैं उस पानी में। तो क्या लगता है कि प्लानिंग करने की जरूरत है, दोबारा से इस पर विचार करने की जरूरत है? पहले भी जैसे प्लानिंग हुई है, और इस पे हमने प्लानिंग करने की ज़रूरत भी है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हमारी प्लानिंग चल रही है, और अगर हमें मौका मिला तो हम इस पे जरूर कार्य करेंगे। आपके घोषणा पत्र में क्या खिड़की दोला टोल को आपने शामिल नहीं किया? उसकी वसूली के बावजूद, वसूली पूरी हो जाने के बावजूद भी टोल पर अवैध वसूली जारी है। तो खिड़की दोला टोल को लेकर कुमुदनी राकेश दौलताबाद के पास क्या कुछ प्लान है? क्योंकि मानेसर, IMT मानेसर जितने भी उद्योगपति हैं उन्होंने सरकार से गुजारिश की थी, और 2016 में जब नितिन गडकरी जी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि टोल टैक्स को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। अब तो उसका वक्त भी पूरा हो चुका है। क्या इसको लेकर प्लान है? क्या कुछ बादशाहपुर की जनता से कहना चाहेंगी? उन तमाम उद्योगपतियों को क्या कुछ आश्वासन खिड़की दोला टोल को लेकर आप देना चाह रही हैं? ये राकेश जी ने भी इस चीज़ को उठाया था, और इस चीज़ के लिए मैं भी आगे इस पर काम करूंगी, अपनी वर्किंग करूंगी कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। आपके सामने 2 दिग्गज नेता और हैं।
एक तो पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो राव नरबीर, जो कि अपना 8वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि एक नया चेहरा है वर्धन यादव, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद ये कयास लगाए जा रही हैं कि वर्धन यादव की जीत भी यहाँ पे हो सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला है आप तीनों के बीच में, चाहे आप कुमुदनी राकेश दौलताबाद को ले लीजिए, राव नरबीर को ले लीजिए या फिर वर्धन यादव को ले लीजिए। तो इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेंगी? कांग्रेस की कह रहे हैं कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली है, कांग्रेस की आंधी चल रही है। मानती हैं आपकी कांग्रेस की आंधी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, मैं इस बारे में ये आपको बताऊंगी कि पहले जनता सिर्फ पार्टी को देखती थी, अब जनता जागरूक हो चुकी है, जनता कार्य को देखती है। तो पिछले चुनाव में भी जनता ने काम को देखा था और जनता अब 5 साल में और जागरूक हुई है। तो जनता काम को ही देखेगी, पार्टी को नहीं देखेगी। आप नहीं मानती हैं कि राव नरबीर चुनौती हैं? आप नहीं मानती हैं कि कांग्रेस का वो नवयुवक आपके लिए चुनौती है? नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में काम नहीं जितने हुए होंगे, शायद हमने अभी 2.5 सालों में उतने काम कराए हैं और बड़े बड़े काम कराए हैं। तो जनता का सपोर्ट अभी कार्यनीति पर है। जातीय समीकरण की बात करते हैं, अहीर बहुल्य क्षेत्र के तौर पर इस सीट को कहा जाता है। हालांकि अब प्रवासी लोग भी बहुत रहते हैं, एलीट क्लास भी बहुत रहते हैं यहाँ पे, अर्बन वोटर्स भी काफ़ी है, जाट वोटर्स भी काफ़ी है, एससी वोटर्स भी काफ़ी है। लोकसभा चुनाव में देखने में आया था कि जाटों ने, एससी वोटर्स ने किनारा किया था भारतीय जनता पार्टी से। तो अब क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपको वोट देने वाले हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या फिर जो जातीय समीकरण दिखाई दे रहे हैं सामने आने वाले चुनाव में, आपको लगता है कि आपकी राहें मुश्किल होने वाली हैं या फिर आप इन तमाम मुश्किलों से पार पाकर एक बार फिर जीत का परचम लहराने वाली हैं? मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगी कि और पार्टियां जातिवाद को मानती होंगी, लेकिन राकेश जी जातिवाद को नहीं मानते थे। उनके लिए सब जाति एक परिवार था। तो वो किसी भी जाति में बढ़ चढ़कर उनके कार्य कराते थे, भाग लेते थे, उन्हीं का अपने आप को एक हिस्सा मानते थे। तो मैं ये समझूंगी कि जनता जातिवाद पर ना जाके वो कार्यनीति पर जाएगी। तो ये मेरे साथ कुमुदनी राकेश दौलताबाद हैं, जिनके पास खुद का विजन है, खुद के विजन के साथ राकेश का भी विजन है, और उस राकेश के विजन को लेकर ये जनता के बीच में जा रही हैं। बादशाहपुर विधानसभा की जनता से वोट अपील कर रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे राकेश ने सिलसिलेवार तरीके से बादशाहपुर विधानसभा की जो समस्याएं थी, जो महत्वपूर्ण समस्याएं थी, उनको शॉर्ट आउट कराने का, समाधान कराने का एक कोशिश की थी, लेकिन काम अधूरा रह गया, जिसे कि अब कुमुदनी राकेश दौलताबाद साथ लेकर चल रही हैं। उनका ये मानना है कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो ये चाहे जो भी समस्याएं हैं, वाटर लॉगिंग की समस्या है, सड़कों की समस्या है, खेड़की दुला टोल की समस्या है, या फिर बादशाहपुर ड्रेन जो बनाया गया था उसमें प्लानिंग की खामी है, उसको लेकर ये जनता के बीच में जाएंगी और प्रदेश सरकार से जल्द इसे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।